काउंसिल क्लासेस में आप लोगों का एक बार फिर स्वागत है। हम लोग उत्तर प्रदेश विशेष में कुछ ऐसे प्रमुख बिंदुओं को पढ़ रहे थे जो परीक्षा में बार बार आते हैं और जरूर से आते हैं। उत्तर प्रदेश विशेष पढ़ने का मुख्य कारण ये है कि अब जो भी परीक्षाएं उत्तर प्रदेश में हो रही हैं उसमें उत्तर प्रदेश का अधिभार अब ज़्यादा से ज़्यादा रहेगा। तत्काल में हमारे पास 2 परीक्षाएं हैं, एक UPSSC द्वारा आयोजित पेट की परीक्षा है और उसके बाद उत्तर प्रदेश का सचिवालय वाली परीक्षा जो समीक्षा अधिकारी जिसको UP RO ARO कहते हैं, रिव्यू ऑफिसर और असिस्टेंट रिव्यू ऑफिसर। इसमें उत्तर प्रदेश का स्थान बहुत ठीक ठाक मात्रा में रहता है और इस बार और रहेगा भी। तो हमने उसके 2-3 संस्थान जैसे संस्थान है, जनगणना है, इन सबको हम लोगों ने कर लिया था। उसके बाद आइए देखते हैं लोक नृत्य, लोक गान और जो भी उससे जुड़ी हुई चीजें हैं उसको हम लोग देखते हैं। कुछ बोली भाषाएं कि कौन सी बोली भाषाएं किनसे बनी हुई हैं उसके बारे में हम लोग विस्तार से यहाँ पर देखते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले हम लोग कुछ लोकगीत को। उत्तर प्रदेश में कुछ क्षेत्रीय लोकगीत हैं। कौन कौन से क्षेत्र हैं? जैसे क्षेत्र बांटे गए हैं उत्तर प्रदेश में, बटे ऐसे हैं जैसे अवध क्षेत्र है, पूर्वांचल क्षेत्र है, बुंदेलखंड का क्षेत्र है, एक बघेलखंड का क्षेत्र है। तो ये ऐसे इस प्रकार से बटा है कि इसमें कुछ जिले आते हैं। 10-5 जिले कुछ में हैं, 2-4 जिले कुछ में हैं, 10-5 जिले ऐसे करके हैं। तो ऐसे ही इनका बटा हुआ है क्योंकि कोई भी बोली भाषा जो है केवल एक जिले तक सीमित नहीं है बल्कि वो एक बड़े क्षेत्र तक सीमित है जिसमें कम से कम 8, 10, 20 जिले आते हैं। सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। थोड़ा सा मिक्सिंग जरूर लग रहा है, उसी में उतनी स्पष्टता नहीं होगी, लेकिन आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर के अगर इनका आप नोट्स बना लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको फायदा मिलेगा। क्योंकि ये हैं सारी किताबों से ही, लेकिन किताबों में कम से कम 100, 50, 200 की संख्या में दिया हुआ है। उसमें से महत्वपूर्ण क्या है, यह छांट पाना बहुत आसान नहीं है। यह छांट पाना आसान तब हो पाता है जब आपके पास परीक्षा देने का एक लंबा अनुभव हो और कई किताबों को आप पढ़ करके इसको एक कंपाइल करते हैं, इकट्ठा करते हैं और कौन कौन से महत्वपूर्ण प्रश्न जो पेपर में आए हुए हैं, प्रश्न पत्र में आए हुए हैं, उनको देख करके और उसकी प्रवृत्ति को देख करके आप ये बना पाते हैं। तो उस तरीके से ये बनाया गया है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं लोकगीत जैसे कजरी, कहारवा, रोपनी, नटका, बिरहा, झूमर, चैता, फगुआ, जोगीरा, विदेसिया और सोहर। इसके बाद एक और है कव्वाली। ये जितने भी हैं ये सब कहां से संबंधित हैं? पूर्वांचल के क्षेत्र से। ये सब कहां से हैं? पूर्वांचल के क्षेत्र से। जैसे कजरी, कहरवा, विदेसिया, सोहर, ये सब। तो कजरी के बारे में थोड़ा सा आप जान लें कि ये वर्षा के समय गाया जाने वाला गीत है। कौन सा है? वर्षा के समय में गाया जाने वाला गीत है। इसी के साथ बिरहा को अगर देखें तो बिरहा केवल ये पूर्वांचल के क्षेत्र में नहीं गाया जाता बल्कि लगभग पूरे प्रदेश में ये बिरहा गाया जाता है। उसके बाद विदेसिया, ये एक लोकगीत है। इसमें माना जाता है, ऐसा एक है भी ये, कि इसमें जब पति विदेश चला जाता है तो उसकी याद में और उसकी संकल्पना में ये गाया जाने वाला गीत है। क्या है? विदेसिया। उसके बाद हाँ, ये हो गया पूर्वांचल में। उसके बाद हम देखते हैं कजरी। कजरी पूर्वांचल में भी गाया जाता है लेकिन मुख्य तौर पे कजरी कहाँ गाया जाता है? मिर्जापुर और वाराणसी में। कहाँ? मिर्जापुर और वाराणसी में। उसके बाद देखिए फाग, झूला, कजरी, कव्वाली, ये कहाँ के हैं? अवध के। अवध में, अवध क्षेत्र में प्रमुखता से फाग, झूला, कजरी और कव्वाली ये प्रमुखता से गाए जाते हैं। उसके बाद देखिए बुंदेलखंड में आल्हा, पंवारा, ईसुरी फाग, ये कहाँ है? बुंदेलखंड क्षेत्र में। ये जैसे गाए लगभग प्रदेश में हर जिलों में, हर जगह, हर क्षेत्रों में कुछ ना कुछ गाए जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसे हैं जो एकदम विशेष हैं कि उसी क्षेत्र में उनकी प्रधानता है। उसके बाद आइए देखते हैं हम लोग, ये इतना हो गया, ये इतने महत्वपूर्ण लोकगीत हो गए, लगभग 20 की संख्या में ये हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं लोक नृत्य, कि ऐसे इन्हीं क्षेत्रों में कुछ लोक नृत्य हैं जो अति महत्वपूर्ण हैं। उनमें देखते हैं हम लोग जवारा, ख्याल, घोड़ा, राई नृत्य। मतलब जवारा नृत्य, ख्याल नृत्य, घोड़ा नृत्य और राई नृत्य, ये कहाँ है? बुंदेलखंड क्षेत्र में।
इसके बाद ये एक राई पाई डंडा नृत्य है, मतलब कि पाई डंडा नृत्य, इसको बुंदेलखंड का डांडिया कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड का डांडिया। ये यादव समाज के लोगों द्वारा डंडा लेकर के, लाठी डंडा लेकर के गाए जाने वाला और नाचे जाने वाला नृत्य है ये। कौन सा? पाई डंडा नृत्य। इसको बुंदेलखंड का डांडिया भी कहते हैं। इसके बाद कीर्तन, रास नृत्य, चरकुला, लठमार होली, ये कहाँ का है? ब्रज क्षेत्र का है। कीर्तन जो नृत्य है, ये कीर्तन गाने वाला है, उसी के साथ में उसी से जुड़ा हुआ कीर्तन नृत्य है। इसमें जो भक्तगण है, जो भी भक्तगण हैं, वो ढोल मंजीरा के साथ लेकर के इसका नृत्य करते हैं, कीर्तन नृत्य का। रास नृत्य किया जाता है जब रासलीला होती है। बुंदेलखंड का, वो ब्रज क्षेत्र का ये प्रमुख नृत्य है, रास नृत्य। रासलीला जब होती है उस समय ये नृत्य किया जाता है। चरकुला, ये सबसे महत्वपूर्ण नृत्य है, कई परीक्षाओं में ये बार बार पूछा गया है। कौन सा? चरकुला नृत्य। ये यही ब्रज क्षेत्र का ही है, बरसाना और मथुरा के हिस्से का जो क्षेत्र है। तो वहां की महिलाएं 108 दीपकों का एक जाल, एक पिंजड़ा बना करके सिर पे रख लेती हैं और उसी के साथ में ये नृत्य किया जाता है। कौन सा? चरकुला नृत्य। लठमार होली, बरसाना की ये सबसे प्रमुख होली है। बरसाना का ये प्रमुख नृत्य है। कौन सी? लठमार होली। इसमें होता क्या, आप लोगों ने देखा भी होगा टीवी पर, फिल्मों में, कि सिर पर एक पगड़ी ले ली जाती है, चाहे लकड़ी की हो चाहे बांस की, ऐसे टोपी गोल गोल जो हैट की तरह होती है, उसको पुरुष अपने सिर पर बांध लेते हैं और महिलाएं उस पर लाठी लेकर के, डंडा लेकर के बड़ा सा उस टोपी पर, उस हैट पर मारती हैं और रंग के साथ में उड़ाया जाता है। यही लठमार होली होती है। ये मथुरा बरसाना का जो है सबसे प्रमुख नृत्य है और काफी प्रचलित भी है ये। और चरकुला के बारे में आपने जान ही लिया है कि 108 दीपकों का एक पिंजड़ा बना करके, एक पूरा ग्रुप बना करके सिर पे रख करके महिलाएं ये नृत्य करती हैं। कौन सा? चरकुला। आप भी मौका लगे तो कभी कर लीजिए इसको, या फिर लोग देखने जाते हैं बरसाना में, ये नृत्य देखने जाते हैं, होली के समय में होता है ये लठमार होली, वहां पर लोग देखते हैं, लोगों की भीड़ लग जाती है वहां। उसके बाद देखें कठ घोड़वा नृत्य। कठ घोड़वा नृत्य, झूमर नृत्य और विदेशिया नृत्य, ये तीनों कहाँ के हैं? पूर्वांचल क्षेत्र के। कठ घोड़वा आपने देखा होगा, शायद बचपन में भी देखा हो या टीवी में। आप आजकल तो मीडिया और टीवी पर ही सारी जानकारी मिलती है, व्यक्तिगत अनुभव तो शायद किसी को मिल पाता है। तो इसमें देखें कठ घोड़वा नृत्य, एक कठ मीन्स होता है लकड़ी, तो लकड़ी के घोड़े पर बैठ करके उसी का एक चित्रांकन करके, उसी में आधा घोड़ा अधूरा रहता है, उसी में बैठ जाते हैं लोग और अपने पैरों पर ही नृत्य करते हैं। खास करके यादव समाज के द्वारा ये नृत्य किया जाता है। कौन सा? कठ घोड़वा नृत्य। उसके बाद झूमर। झूमर नृत्य ये घूमर की तरह ही है, लेकिन इसका नाम झूमर है। इसमें होता क्या है, महिलाएं या लड़कियां एक दूसरे का हाथ पकड़ करके ये नृत्य करती हैं, घूमते हुए ये नृत्य करती हैं। और विदेशिया नृत्य के बारे में हमने बताया, जो विदेशिया यहाँ पर है ये लोकगीत वाला, तो उसी विदेशिया से उसी तरह है ये कि जब पति परदेश चला जाता है तो उसकी याद में उसमें ये एक नाट्य प्रधान नृत्य है। नाट्य प्रधान का मतलब नृत्य के साथ में एक नाटक नुमा संकल्पना, एक दृश्य तैयार किया जाता है कि पति विदेश चला गया है, उसकी याद में महिला एक करुण भाव से सराबोर होकर के नृत्य करती है। मतलब नाट्य प्रधान और करुण प्रधान ये नृत्य है। कौन सा? विदेशिया। और नाम से ही, और 2-4 गाने भी ऐसे बने हुए हैं तो आप लोग जानते होंगे। ये किस क्षेत्र से है? पूर्वांचल से। उसके बाद देखें सबसे नीचे कर्मा, सैला, सैरा, चाहे सैला कहें चाहे सैरा कहें, ये नृत्य है कर्मा नृत्य और सैला नृत्य। ये स्पेशली किस क्षेत्र से है? ये पूर्वांचल और सोनभद्र जिले से। कौन सा? कर्मा और सैरा नृत्य किस जिले से है? ये मिर्जापुर और सोनभद्र जिले से है। तो कर्मा नृत्य के बारे में आप जानें कि सोनभद्र और मिर्जापुर की जो आदिवासी जनजाति है, खास करके खरवार जनजाति, कौन सी? खरवार जनजाति जो है वो कर्मा नृत्य करती है। खरीफ की फसल बोने के बाद, जब ज्यादातर धान की फसल जब बोई जाती है
उसके बाद ये नृत्य किया जाता है खुश होकर के कि धान का बो गया है, अब काम एकदम 35 हो गया है। तो यहां से देखें कि कर्मा नृत्य कहां से है, मिर्जापुर और सोनभद्र से आदिवासी जनजाति के द्वारा किया जाता है ये खरीफ की फसल के बाद। और जो सैरा नृत्य है इसमें ये भी यादव समाज के द्वारा किया जाता है। इसमें कमर और पैरों में घुंघरू बांध करके डंडा ले करके ये नृत्य किया जाता है। कौन सा? सैरा नृत्य। इसके बाद एक नृत्य देख लें, फरुहाई नृत्य और जोगिनी नृत्य। कौन सा है? फरुहाई और जोगिनी नृत्य। जोगिनी से जैसे पता चल रहा है कि जो भक्त हैं वो नृत्य करते हैं जोगिनी, और फरुहाई ये भी जो है पैर में और कमर पे घुंघरू बांध करके ये नृत्य किया जाता है। और ये किस क्षेत्र से है? अवध क्षेत्र से। कौन सा? इसी के साथ में हम लोग देख लें इसका, फरुहाई और सैरा नृत्य और जोगिनी। हाँ, फरुहाई और जोगिनी किससे है? अवध क्षेत्र से है। इसके बाद हम लोग देख लें कि एक प्रमुख चीज देखें कि जैसे कि हर एक राज्य का एक अपना नृत्य है, शास्त्रीय नृत्य है। तो उत्तर प्रदेश के संदर्भ में अगर देखें तो यहाँ का शास्त्रीय नृत्य कौन सा है? कथक। कथक या कथक उत्तर प्रदेश का, इसको याद रखें आप। इसके बाद देख लें कुछ मेला और उत्सव हैं उत्तर प्रदेश में मनाए जाने वाले। कुछ प्रमुख मेला और उत्सव हैं, वो कुछ विशेष मौसम में मनाए जाते हैं और कुछ विशेष टाइप के वो मेला होते हैं, उसको हम लोग देखते हैं। जैसे एक रामनगरिया मेला है, किस जिले में है? फर्रुखाबाद, गंगा नदी के तट के किनारे ये है। कौन सा? रामनगरिया मेला, फर्रुखाबाद। उसके बाद बटेश्वर का मेला आगरा में है, ये पशु मेला है। पशुओं का एक बहुत बड़ा मेला है। प्रेमचंद की अगर आपने कहानियां पढ़ी हो तो उसमें बटेश्वर का जिक्र बार बार आता है कि बटेश्वर से जा करके अब एक जोड़ी बैल ले लेना है या फिर जानवर वहां से लेके आना है। अगर पूरे भारत में बात करें तो सबसे बड़ा पशु का जो मेला लगता है वो सोनपुर में है, बिहार में। अगर यूपी की हम बात करें तो बटेश्वर में है, पशु मेला लगता है, बटेश्वर मेला के नाम से है। जिला कौन सा है? आगरा। उसके बाद देखिए नौचंदी मेला कहाँ लगता है? ये मेरठ जिले में। नौचंदी मेला मेरठ जिले में। ये इसको रंग बिरंगा मेला भी कहते हैं। क्या कहते हैं? रंग बिरंगा मेला। ये होली के तुरंत बाद मेला लगता है नौचंदी मेला के नाम से, मेरठ जिले में। फिर उसके बाद है देवा शरीफ मेला, बाराबंकी जिले में। ये हाजी वारिस अली शाह की मजार है वहां पर, उसी से संदर्भित ये मेला है। देवा शरीफ का मेला है बाराबंकी जिले में। उसके बाद एक देखें गोला गोकर्ण नाथ का मेला है। गोला गोकर्ण नाथ का ये मेला है गोला गोकर्ण के नाम से। ये लखीमपुर खीरी जनपद में है। किस जनपद में? लखीमपुर खीरी। और जिस जगह पे लगता है उस स्थान का नाम क्या है? गोला। गोला क्षेत्र है और वहां पर ये है। उसके बाद देखें शाकंभरी देवी का मेला है, ये सहारनपुर जिले में है। क्या नाम है? शाकंभरी देवी का मेला, सहारनपुर जिले में। यहां पर देखें देवी पाटन मेला, बलरामपुर जिले में। अब इनको सबको आपको केवल रट ही लेना है, बहुत इसका विस्तार से आप इसकी कहानी जानेंगे कैसे क्या होगा, इतना महत्वपूर्ण भी नहीं है। ये 2-4 प्रश्न आने रहते हैं, बहुत विस्तार से इनको लिखना नहीं है। मुश्किल से 40-50 की संख्या में है। जितना ये बोर्ड पे लिखा है अगर आप इसको एकदम याद कर लेते हैं, अगर इसमें से कोई गलत नहीं होता है तो 4 प्रश्न आते हैं तो 3 निश्चित तौर पे इसमें से आएंगे और आप सही करके आएंगे। बाकी तो लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है। जितनी मोटी आप किताब लेते जाएंगे, जैसे एक परीक्षा वाणी की किताब आती है, एक पतली वाली, उसमें कुछ संख्या होगी, एक मोटी वाली, उसमें और मेला होंगे, उसके अलावा फिर घटना चक्र का जितना भी है सब इकट्ठा करते जाएंगे तो 100, 200, 500, 600 मेला और ये सब जितना बोली भाषा सब वहां मिल जाएगी। आप पढ़ते रहिए, चाहे जितना पढ़िए, उसका कोई मतलब नहीं है। पढ़ तो लेंगे आप लेकिन चीजें याद नहीं रहेंगी आपको। इसलिए एक शॉर्ट नोट्स की तरीके से यहाँ बता दिया जा रहा है। अगर आप ध्यान ले लेंगे, देख लेंगे तो आपको एग्जाम में उनसे मुलाकात हो जाएगी, मुलाकात हो जाएगी तो बात हो जाएगी, बात हो जाएगी तो उत्तर सही हो जाएगा। और नहीं देखेंगे तो ना मुलाकात होगी ना बात होगी, उत्तर खराब हो जाएगा सब मामला। ठीक है, देखें ये शाकंभरी देवी का हो गया सहारनपुर। उसके बाद ये हमने देखा देवी पाटन मेला, बलरामपुर।
और एक कलिंजर मेला लगता है बांदा डिस्ट्रिक्ट में। बांदा जिले में कलिंजर मेला है, वहाँ कलिंजर का एक किला है बांदा में, वहीं पर ये मेला लगता है, कलिंजर मेला बांदा में। इसके बाद देखिए प्रदेश में सर्वाधिक मेला किस जनपद में लगता है। कई बार प्रश्न यह आया है कि उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक मेला किस जनपद में लगता है। तो इसका उत्तर है कि सर्वाधिक मेला मथुरा जिले में लगता है, उसकी संख्या है 86। और सबसे कम मेला लगता है पीलीभीत जिले में। सर्वाधिक मथुरा और सबसे कम पीलीभीत। एक महोत्सव, 2-3 महोत्सव मुख्य हैं। सैफई महोत्सव इटावा में, जहां रंगारंग कार्यक्रम होता था, अब नहीं होता है। त्रिवेणी महोत्सव प्रयागराज में, प्रयागराज जिले में, जो प्रयाग है उस स्थान पे, संगम की जगह पे, वहीं पर त्रिवेणी महोत्सव ये मनाया जाता है। प्रदेश में हिंदी को राजभाषा के रूप में कब दर्जा दिया गया? अक्टूबर 1947 में। उर्दू को द्वितीय राजभाषा के रूप में कब दर्जा दिया गया? 1989। इसी के साथ देख लें प्रदेश में बोली जाने वाली सर्वाधिक जो उपबोली है वो कौन सी भाषा है, वो कौन सी उपबोली है जो प्रदेश में सबसे ज्यादा बोली जाती है? वो कौन सी है? भोजपुरी। कौन सी है? भोजपुरी। और अगर देखें सबसे कम कौन सी बोली जाती है तो वो कौन सी है? बघेली। ठीक है, कहाँ की है? बघेली। अगर बघेली भाषा की बात करें तो ये जो है बांदा, चित्रकूट, सोनभद्र, यही 4-5 जिलों में ये बोली जाती है। भोजपुरी के बारे में आप जानते ही हैं, पूरा बलिया, देवरिया, बनारस, आजमगढ़, जौनपुर का काफी हिस्सा जितना है, कुशीनगर, जितना भी वो पूर्वांचल वाला हिस्सा है, वहां पर भोजपुरी बोली जाती है। और आप देखते भी हैं फिल्मों में भी उसकी संख्या काफी अधिक रहती है फिल्मों के माध्यम से। तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली कौन सी है? भोजपुरी। सबसे कम बघेली। जानते सभी हैं, लेकिन डाटा के रूप में, एक स्टैंडर्ड फॉर्म में, कि रिटन डॉक्यूमेंट के रूप में ये चीज मिलती है जब, तब स्पष्ट हो पाता है कि हाँ निश्चित तौर पे वही सही है जो हम सोच रहे थे। हाँ, जैसे भोजपुरी ये पूछा जाता है कि भोजपुरी का विकास किस भाषा से हुआ है, तो भोजपुरी का विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी से। किससे हुआ है? अर्धमागधी से। ये से अर्धमागधी किससे हुआ है? भोजपुरी का विकास अर्धमागधी से, और बघेली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश। किससे? अर्धमागधी अपभ्रंश से बघेली का विकास। और भोजपुरी का विकास किससे हुआ है? अर्धमागधी से केवल। इसके साथ में अगर देख लें हम लोग कि अवधी का विकास किससे हुआ है, तो अवधी का विकास किससे हुआ है? मागधी से। किससे हुआ है? मागधी से। इसी के साथ में चलते चलते हम लोग एक महत्वपूर्ण प्रश्न वैसे देख लेते हैं मौखिक तौर पे ही। ये प्रश्न ये पूछा जाता है कि कौशाम्बी जो जनपद है वो किन धर्मों के लिए महत्वपूर्ण है, या ऐसा कौन सा जनपद है, ऐसी कौन सी जगह है जो जैन और बौद्धों दोनों के लिए, जो जैन धर्म के और बौद्ध धर्म के अनुयायी हैं दोनों के लिए, वो कौन सी महत्वपूर्ण या कौन सी पवित्र जगह है, तो वो कौन सी है? कौशाम्बी। इसको आप याद रखें। और जो ये सारी चीज़ें पढ़ाई गई हैं इनका स्क्रीनशॉट लेकर के आप नोट्स बना लें। निश्चित तौर पे 10 मिनट लगेगा इसको नोट्स बनाने में, और परीक्षा देने से पहले अगर आप इसको एक बार केवल देख लेंगे, एक नज़र आप देख लेंगे मुश्किल से 2 मिनट में, तो यकीन जानिए इसका कि इसमें से 2 प्रश्न 3 प्रश्न तो इसी वीडियो से आ जाने हैं। तो इस तरीके से उत्तर प्रदेश विशेष के संदर्भ में आज की क्लास हमारी खत्म होती है। आपको मैं एक बार फिर रिमाइंड करा दूं कि उत्तर प्रदेश विशेष में हम लोगों ने जनगणना कर लिया है, और ये इसके बाद मेला और इसमें बोली, उत्सव, ये काफ़ी सारी चीज़ें इसमें हो गई हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उत्तर प्रदेश विशेष में और कौन सा महत्वपूर्ण बच रहा है, जैसे अभ्यारण्य है, और जैसे संस्थान वाला हमने कर ही लिया है कि कौन से महत्वपूर्ण संस्थान हैं। तो ये सारी चीज़ें हो गई हैं। अब इसको कंटिन्यू हम लोग आगे की क्लास में करेंगे। और कैसा रहा वीडियो ये आप इसको देख करके इसके बारे में चर्चा करें, इसका नोट्स बनाएं, इसको देखें, और नीचे कमेंट में आप जरूर कुछ ना कुछ बताएं कि क्या अच्छा रहा, क्या खराब रहा, और इसको कैसे बेहतर बनाया जा सकता है। और इसी के साथ हमारे चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, धन्यवाद।